जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 29 सितंबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हम सबसे पहले हमारी सबसे पहली खबर रहेगी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित, जिसमें हम गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून को देखने का प्रयास करेंगे। हम एनआईए के बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो आतंकवादी जो संगठन है उनको प्रतिबंधित करती हैं। आर वेंकटरमणी देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे, तो हम अटॉर्नी जनरल को देखने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद में इनका जिक्र किया गया है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य होते हैं। फिर हम देखेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस, तो सीडीएस के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि सीडीएस क्या होता है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को डीए 4% बढ़ा, तो देखने का प्रयास करेंगे कि डीए होता क्या है। फिर हमारी अगली खबर रहेगी टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो हम इसके देखने का प्रयास करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसमें हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखने का प्रयास करेंगे, उसके उपयोगों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर किसान ड्रोन क्या होते हैं और किस तरह से किसानों की मदद करते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। और अभिव्यक्ति में आप आर्थिक आरक्षण की संवैधानिकता का प्रश्न, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये जीएस2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये हाल ही खबरों में बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहस पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उसमें निर्णय आना बाकी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्राकृतिक गैस को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को देखेंगे। फिर प्राकृतिक गैस के मूल्य में बढ़ोतरी से जो महंगाई है वो किस तरह से अन्य वस्तुओं को प्रभावित करती है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वैश्विक मंदी क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं और किस तरह से ये अन्य अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। फिर हम भारत अमेरिका के संबंधों में हम क्वाड को देखने का प्रयास करेंगे कि क्वाड का निर्माण क्यों किया जाता है, क्वाड के क्या उद्देश्य हैं, क्वाड का जो निर्माण है उसके में कौन सी कंट्री शामिल से हैं। फिर उसके बाद हम जो कुर्द वाला इलाका है जहाँ पर ईरान और इराक के बीच विवाद है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ पर अवस्थित है। फिर हम यूक्रेन का मैप एनालिसिस करेंगे जहाँ पर हाल ही में जनमत संग्रह हुआ है। फिर हम आखिरी में देखेंगे जेनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न की स्थापना हुई, तो इस सर्न को देखने का प्रयास करेंगे, मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद हम कुर्द रीजन को मैप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे कि इसका रीजन कहाँ है, किन देशों से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद हम यूक्रेन का मैप एनालिसिस करेंगे जहाँ हाल ही में जनमत संग्रह हुआ है, लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरोजिया, खेर्सन। फिर उसके बाद हम डीएनएस अलाउंस को देखने का प्रयास करेंगे कि डीए क्या होता है जो हाल ही में पेंशन और कर्मचारियों को दिया गया है। फिर हम अंत में जो गूगल मैप है उससे एनालिसिस करेंगे कंट्रियों को। फिर हम जो ग्लोबल रिसेशन होती है उसके इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर ग्लोबल रिसेशन क्या होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उसके कारण क्या होते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे, वो किस तरह से एक दूसरी कंट्रियों को प्रभावित करती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि मंदी कैसे आती है। फिर देखेंगे कि मंदी के कारण क्या है, फिर किन तरीकों से मंदी से बचा जा सकता है, फिर आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव होते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे हम। और हम एनआईए के साइट पर देखने का प्रयास करेंगे कि किन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। फिर एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि यूएपीए क्या होता है और इसमें जो नया अमेंडमेंट है वो क्या किया गया, इसको लेकर क्या कंसर्न है, चिंताएं, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल 2019, उसमें क्या एनआईए के अधिकार क्षेत्र है, चर्चा का कारण क्या था, क्या प्रमुख तथ्य हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखने का प्रयास करेंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होती है, राइट, स्पेशल पावर्स, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में जिक्र हैं। फिर एक अन्य पिक्चर से और समझने का प्रयास करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। फिर हम सीडीएस को समझने का प्रयास करेंगे कि सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। फिर हिस्ट्री को देखने का प्रयास करेंगे। फिर ग्लोबल सीनियर में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की तरह ही किन देशों में भी सीडीएस के पद हैं। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि वेयर डज द सीडीएस स्टैंड, तो एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री में कहाँ सीडीएस का पद लाई करता है। फिर हम कौन कौन सीडीएस बन सकता है उनको देखने का प्रयास करेंगे, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। फिर वो किन कमेटियों का हेड होता है या किन एजेंसीज का हेड होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे क्वाड के बारे में, तो फिर क्वाड के बारे में देखेंगे कि चीन को आखिर क्वाड से क्या आपत्ति उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर क्वाड क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे।
फिर क्वाड को एक मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, यानी कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग्स को। फिर हम क्वाड कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे। फिर क्वाड में कौन से लीडर शामिल है देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही में कौन कौन से जो कंट्रीज के लीडर्स हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर व्हाट इज द क्वाड है उसको एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि उसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हैं। फिर हम नेचुरल गैस को देखेंगे कि नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है और किस तरह से उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर हम नेचुरल गैस के कंजप्शन को देखेंगे कि उसका कंजप्शन कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ने से जो अन्य चीज़ें हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। फिर हम एक अन्य मैप के थ्रू और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होती हैं। फिर एक पिक्चर के थ्रू हम जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरह से उसका इस्तेमाल जो खेत में जो कीटनाशक है उनके छिड़काव में इस्तेमाल हो रहा है, उसको एक वीडियो के थ्रू समझेंगे अच्छे से। फिर हम देखेंगे कि जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्री यूजेस किस तरह से हो रहे ड्रोन्स के, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो ड्रोन किसान यात्रा है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो ड्रोन है वो किसानों की मदद कर रहा है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन प्रतिबंधित, जीएस3 इंटरनल सिक्योरिटी से जोड़कर देख सकते हैं, जीएस2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि ये संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। तो पिछले हफ्ते में 15 से अधिक राज्यों में छापे और 350 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्रालय ने पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून के तहत की गई हैं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था और प्रतिबंध के बाद इन संगठनों के खातों और संपत्तियों को सील करने का भी रास्ता साफ हो गया है। जो पीएफआई है वो देश विरोधी और आतंकवादी गतियों में संलिप्त था। पीआई के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन जैसे इस्लामिक स्टेट के साथ संबंधों के सबूत भी मिले हैं और पीआई के कई सदस्य आईएस की सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल भी हुए। इसी तरह पीआई के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से संबंध होने के सबूत मिले हैं। पीआई के संस्थापक सदस्यों में कई प्रतिबंध संगठन जैसे सिमी के सदस्य रहे हैं। अब क्यों लगाया गया प्रतिबंध, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो गृह मंत्रालय के अनुसार अगर पीएफआई व सहयोगी संगठनों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उनकी विध्वंसक गतिविधियां घातक साबित होगी और संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। देश में आंतरिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, यानी माफ कीजिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी बात यह कि एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम में असंतोष पैदा कर राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए नया खतरा पैदा हो सकता है। तो इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीआई से संबंधित जो संगठन है प्रतिबंधित किए गए सहयोगी संगठन, तो यहाँ पर दिखाए हुए हैं जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहेप इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट, नेशनल मूवमेंट वुमेन फ्रंट। ये होगा प्रतिबंध का असर। तो इसका प्रतिबंध करने से उन पर क्या असर पड़ेगा, तो हिरासत में ले गए पीएफआई कैडर की हो सकेगी गिरफ्तारी, सभी संगठनों के खातों व संपत्तियों को सील करने का रास्ता भी साफ हो सकेगा। अब इन संगठनों पे क्या आरोप है, तो कई सदस्य आईएस की सीरिया, इराक व अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य जघन्य हत्या के 10 मामले में मिली पीआई की सीधी संलिप्तता, गैर कानूनी गतिविधियों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में बना रहे थे पेट, एक विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कर रहे थे कमजोर। तो इस तरह से हमें देखना है कि इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इसका असर क्या होगा, कौन से संगठन पर लगाया, गृह मंत्रालय का क्या तर्क था। अब हम यहाँ पर जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की बात की गई उसको देखने का प्रयास करेंगे। हम एनआईए को देखते हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत सरकार, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनके महानिदेशक का संदेश। तो महानिदेशक कौन है, तो दिनकर गुप्ता आईपीएस महानिदेशक। इनके कार्यालय को देखने का प्रयास करें तो इनका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, और कार्यालय की शाखाएं दिखाई हुई कि पूरे भारत में फैली हुई है।
अब हम देख लेते हैं कि जो एनआईए है उसका कार्य क्या है। तो एनआईए तो पिछले कई वर्षों में भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार रहा है। न केवल उग्रवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले और बम विस्फोटों आदि के रूप में आतंकवादी हमलों की असंख्य घटना हुई। बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं के जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे हथियारों, ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना, सीमाओं के पार से घुसपैठ करना और अन्य गतिविधियों के साथ संभावित संबंध आदि पाए जाते हैं। इनके राष्ट्रीय प्रभाव है और इन सबको देखते हुए यह महसूस किया गया है कि किस तरह से जो आतंकवाद है और इससे संबंधित कृत्यों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी बनाई जाए। तो इसी को देखते हुए जो राष्ट्रीय एनआईए जो एजेंसी है उसका निर्माण किया गया है। तो सरकार ने शामिल मुद्दों पर उचित विचार के बाद जांच के लिए विशिष्ट अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों को लेने के प्रावधानों के साथ एक समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के लिए प्रावधान किया है। एनआईए अधिनियम 2008 को अधिनियमित किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का जन्म हुआ। वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अब हम देखते हैं कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कौन से हैं। तो ये प्रतिबंधित संगठन दिखाए हुए एनआईए की साइट पर। तो विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए गए संगठनों की सूची 2014 के अनुसार तो यहाँ दिखाया बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, लश्कर ए तैयबा, पांचपा ए अहले हदीस, जैश ए मोहम्मद, तहरीक ए फुरकान, हिज उल मुजाहिदीन पीर पंजल रेजिमेंट, अल उमर मुजाहिदीन, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दिनार अंजुमन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा, आईएसआई, तहरीक उल मुजाहिदीन, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो इस तरह से आप और देखने का प्रयास करिए कि किन किन संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। अब इनके साथ अगर प्रतिबंध संगठनों के साथ पीएफआई के अगर संबंध पाए जाए तो सीधी सी बात है कि वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आतंकवादी संगठनों के साथ शामिल है और इन कृत्यों को जो आतंकवादी है उन कृत्यों में शामिल है, इसलिए उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर जो आतंकवादी कानून यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की गई है। तो चर्चा में आया, तो अब देखते हैं हम कि जो गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम कानून क्या है। तो यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब चर्चा में क्यों था, तो हमने देख लिया कि इसी के तहत पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखते हैं कि व्हाट इज यूएपीए। तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 एक संसदीय कानून है जो केंद्र सरकार को भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने की शक्ति देता है। तो ये है यूएपीए। अब हम इसके प्रोविजन यानी प्रावधान को देखने का प्रयास करते हैं। तो यूएपीए भारतीयों और विदेशियों दोनों पर लागू है। इसे भारत में या बाहर किए गए अपराधों पर लागू किया जा सकता है। कानून में सजा के उच्चतम रूप के में मौत की सजा वो आजीवन कारावास का प्राविधान है। जांच एजेंसी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिन का समय दिया जाता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम देखते हैं कि न्यू अमेंडमेंट 2019 जो नए संशोधन है वो क्या है। तो किसी राज्य में डीएसपी या एसीपी रैंक के अधिकारी के अलावा इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के एनआईए अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं। कानून सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में घोषित या नामित करने का अधिकार देता है। आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस महानिदेशक की मंजूरी लेना जरूरी है। अब इससे संबंधित जो कंसर्न यानी जो चिंता है उनको देखते हैं। तो यह केंद्र सरकार को ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तार करने के लिए पूर्ण और व्यापक अधिकार देता है जिसे वह गैरकानूनी मानती हैं। अपराध गंभीर न होने पर भी अदालतें यूएपीए के तहत कड़ी सजा देने के लिए बाध्य हैं। तो ये इस तरह के इसके कंसर्न थे। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल
संशोधन 2019 को देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम पहले एनआईए के अधिकार क्षेत्र को देखेंगे, फिर प्रमुख तथ्यों को देखेंगे और चर्चा का कारण तो हमको पता ही है। तब हम देखते हैं एनआईए के अधिकार क्षेत्र। तो एनआईए के अधिकारियों के पास भारत भर में जांच से संबंधित वह शक्तियां होती हैं जो किसी पुलिस अधिकारी की होती हैं। इसके अतिरिक्त अब एनआईए भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की भी जांच कर सकता है। दूसरा, यद्यपि यह जांच अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संबंधित देश के घरेलू कानूनों के अधीन ही की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार एनआईए को निर्देश देकर जांच करने को कह सकती है। तीसरा, ऐसे मामले नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। चौथा, इस विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार अनुसूचित अपराधों पर विचार करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित कर सकती है। इसके लिए उससे पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होगा। पांचवा, यदि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक विशेष न्यायालय गठित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा मामलों को न्यायालय के बीच बांट दिया जाएगा। छठा, राज्य सरकारें भी सेशन न्यायालय को अनुसूचित अपराधों पर विचार करने के लिए विशेष न्यायालय घोषित कर सकती हैं। सातवां देखते हैं, तो राष्ट्रीय अन्वेषण संशोधन विधेयक 2019 उपबंध करता है कि अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 में नया खंड ऐसे व्यक्तियों पर अधिनियम के उपबंध लागू करने के लिए हैं जो भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कोई अनुसूचित अपराध करते हैं। आठवां, इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा का संशोधन करके एनआईए के अधिकारियों को वैसी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व प्रदान करने की बात की गई है जो अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी प्रयोग की जा सकती हैं। अब चर्चा का हमने कारण देख लिया है कि इसी के तहत अभी जो पीएफआई है उसको प्रतिबंधित किया गया है। किसने किया है? तो एनआईए, गृह मंत्रालय ने किया, लेकिन जो जांच है उसकी किसने की थी? तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने की थी। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख तथ्य क्या है। तो यह अधिनियम एनआईए को निम्नलिखित जांच करने की शक्ति प्रदान करता है। तो मानव तस्करी, जाली मुद्रा से संबंधित अपराध, निश्चित हथियारों के निर्माण और विक्रय, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से संबंधित अपराध। इन अपराधों में आणविक ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में वर्णित अपराध भी शामिल है। इस विधेयक में अपराधों की एक अनुसूची दी गई है जिसमें कहा गया है कि इन अपराधों की जांच एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी करेगी। यह विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। यह विधेयक एनआईए को अनुसूची के सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने एवं उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक को अनुसूचित अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो इस तरह से हमें जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल 2019 से उसको देखना था। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। तो आर वेंकट रमणी देश के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। तो वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमणी को सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल बनाया है। उनके नाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल पद संभालने से लेकर 3 साल तक होगा। अब इनसे पहले कौन से थे? तो वेणुगोपाल 2017 से इस पद पर नियुक्त थे। तो अब हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और फर्स्ट लीगल ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं, और सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक अभियोजन में आरोपी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं। सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर नहीं होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी नहीं होते, पर एक अलग कानून मंत्री होते हैं। अब हम जो इनका आर्टिकल किस में प्रावधान किया गया, तो आर्टिकल 76 में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका प्रावधान किया गया है। अब इनको अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट यानी नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है और अपने पद के दौरान पद धारण कर सकते हैं, यानी जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं और त्यागपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और इनकी जो क्वालिफाइड है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। जब सरकार इस्तीफा देती है तो अटॉर्नी जनरल है उनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि राइट्स स्पेशल पावर्स क्या हैं। तो भारत के सभी न्यायालयों में दर्शकों के अधिकार, एमपी को दिए गए सभी विशेषाधिकार और अनुमतियां, यानी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये संसद के दोनों जो सदन है उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उनमें वोट देने का इन्हें अधिकार नहीं होता है, यानी आर्टिकल 88 के तहत। अब इनकी ड्यूटीज को देखते हैं। ड्यूटीज क्या होती है? तो सरकार को सलाह कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से पेश होना होता है। इस तरह से हमने देख लिया इनकी ड्यूटीज क्या है, स्पेशल पावर्स क्या हैं, इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी क्वालिफाइड क्या होती है, किन आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, और एक छोटा सा ओवरव्यू लेने के प्रयास किया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब हम एक अन्य पिक्चर के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उनके कर्तव्य कानूनी मामलों पर सरकार को अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए सलाह देना है जो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए हैं, और संविधान द्वारा उनके द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करने के लिए। अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। हालांकि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है जो उसे संसद के दोनों सदनों में और उसकी किसी भी समिति में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता। तो इस तरह से हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखना था। तो अब देखते हैं हम अगली खबर पे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने सीडीएस। तो GS3 सिक्योरिटी फोर्सेस से जोड़कर देख सकते हैं। तो सरकार ने नियम में बदलाव के बाद 3 स्टार सैन्य अधिकारी को पहली बार बनाए सीडीएस। जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे। सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। तो केंद्र सरकार ने लंबे अरसे तक विचार मंथन करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त कर दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति की मंजूरी के बाद सरकार की ओर से इसे अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सीडीएस के साथ साथ रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होंगे। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद बीते करीब 10 माह से यह पद खाली था। जनरल रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। नए सीडीएस का कार्यकाल उनके पदभार संभालने से लेकर सरकार के अगले आदेश तक होगा। सेना में करीब 40 साल तक विशिष्ट सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल चौहान अपने करियर में कई कमांड सहित अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है। मालूम हो कि जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव करते हुए उसे लचीला बना दिया। पहले के नियम के हिसाब से केवल तीनों सेनाओं के प्रमुख पद पर रहे 4 स्टार जनरल यानी सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेना के अध्यक्ष रहे व्यक्ति ही सीडीएस बन सकते थे, लेकिन नए नियमों के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल स्तर के 3 स्टार सैन्य अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं। इन्हीं नियमों के तहत लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो अब हम सीडीएस के बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीडीएस। तो सीडीएस के रूप में जिम्मेदारियां, तो सरकार को एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करना, देश के सामरिक संसाधनों और परमाणु शस्त्रागार का बेहतर प्रबंधन करना, अंतर सेवा सिद्धांत योजना के तहत खरीद और संचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करके थल सेना, भारतीय वायुसेना और नेवी के बीच में तालमेल बिठाना, दीर्घकालिक रक्षा योजना और खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाना, रक्षा मंत्रालय के साथ सेवा मुख्यालय को वास्तव में एकीकृत करें और नागरिक सैन्य विभाजनों को काम भी करते हैं। अब हम इनका इतिहास देखने की प्रयास करते हैं। तो 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद GOM की रिपोर्ट के द्वारा इस पद की जिम्मेदार सौंपी गई है। अब हम ग्लोबल सिनेरियो में देखते हैं। तो वैश्विक परिदृश्य में क्या है सीडीएस के बारे में। तो सैन्य योजना और संचालन में एकीकरण के लिए 70 से अधिक देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि में सीडीएस जैसे पद हैं। तो यहाँ पर जो बिपिन रावत है उनके बारे में दिखाया हुआ है कि इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तब दूसरे कौन होंगे, तो अनिल चौहान होंगे। तो इस तरह से हमें देखना है। अब हम एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि वेयर डज द सीडीएस स्टैंड। सीडीएस 3 एकल सेवा संगठनों को एक
निर्बाध एकीकृत लड़ाकू इकाई में बदलने के लिए है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ सिटीज के बारे में लिखा हुआ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो अब नहीं रहे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर उनके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री जिसके राजनाथ सिंह मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री भी है राजनाथ सिंह जी। फिर उसके बाद आ गए डिफेंस सेक्रेटरी संजय मिश्रा। और इन फ्यूचर यानी अब जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अब उसको देखते हैं हम कि जो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और किन के हेड होते हैं। तो हेड किन के होते हैं, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड होते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड न्यूक्लियर वेपन्स के हेड होते हैं, डिफेंस साइबर एजेंसी के हेड होते हैं, डिफेंस स्पेस एजेंसी के हेड होते हैं, डिफेंस स्पेशल ऑपरेशनल डिवीजन के हेड होते हैं, अंडमान निकोबार कमांड के भी हेड होते हैं। अब हम उनकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं। तो एक निश्चित कार्यकाल वाला वरिष्ठतम अधिकारी एकमात्र बिंदु सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, अधिग्रहण और परियोजनाओं को प्राथमिकता देगा, सशस्त्र बलों में ज्वाइंटता यानी संयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बिठाने का काम करेगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि इनके हेड होते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस तरह से हमें इस पिक्चर के थ्रू समझना है। अब चलते हैं हम अगली खबर पर। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों का डीए 4% बढ़ा। तो GS2 GS3 से जोड़कर देख सकते हैं। GS3 से कैसे कि जो अलाउंस है, डियर अलाउंस, उससे भारत के जो सरकारी खजाने पर उस पर असर पड़ेगा, इसलिए हम GS3 से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो त्योहारों के इस मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते पर 4% की बढ़ोतरी कर सरकार ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को अब कुल 38% महंगाई भत्ता मिलेगा, ये अभी तक 34% था। तो हम देखते हैं कि जो डी है वो क्या है, डियरनेस अलाउंस। तो ये किस लिए दिया जाता है, ये जो व्यक्ति होते, जो कर्मचारी होते, पेंशन धारक होते हैं, उनकी जो वास्तविक इनकम है, जो आय है, उसको महंगाई से सुरक्षित करने के लिए डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। और ये किस में दिया जाता है, तो ये परसेंटेज में दिया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना था कि डियरनेस अलाउंस क्या होता है। अब देखते हैं हम अगली खबर को। अन्नदाताओं के चेहरे पर मुस्कान ला रहे किसान ड्रोन। तो GS3 साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं, इंडिया इन साइंस एंड टेक ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूजेज से जोड़कर देख सकते हैं। तो सरकार की सब्सिडी और मुक्त नीति से बड़ी मांग, खेती की लागत कम होने और उपज बढ़ाने की उम्मीद। तो 2025 तक कमर्शियल ड्रोन का कारोबार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का होगा। 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी दे रही है सरकार कृषि ड्रोन की खरीद पर। तो ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। 2 साल से भी कम समय में लगभग 1,000 ड्रोन किसानों का कामकाज खेतों में कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की खरीद पर सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसके चलते ये तेजी आई है। सरकार कृषि ड्रोन की खरीद पर 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी दे रही है। दूसरी तरफ नागर विमानन महानिदेशालय ने कुछ माह पहले कृषि ड्रोन के लिए मुक्त नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत कार की तरह कृषि ड्रोन की खरीद कर सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई भी अधिकृत ड्रोन पायलट उसे उड़ा सकता है। ड्रोन फेडरेशन के अनुसार मुख्य रूप से फसल पर दवा का स्प्रे और फसल के स्वास्थ्य की जांच के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन से दवा का स्प्रे करने से पहले की अपेक्षा किसान को अधिक उपज की प्राप्ति हो रही है। ड्रोन में लगे कैमरे से गन्ने जैसी फसल का सटीक जांच करने में मदद मिल रही है। अब तो एग्रो केमिकल्स कंपनियां किसानों को कीटनाशक की खरीद पर उन्हें खेत में ड्रोन से कीटनाशक स्प्रे करने का भी ऑफर दे रही हैं। तब हम किसान ड्रोन है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से उसके उपयोग देखते हैं। पर अब उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। एक ड्रोन रिमोट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें कीटनाशक मिलाए जा रहे हैं
तो अब हम ड्रोन किसान यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट्स यू शुड नाउ अबाउट किसान ड्रोन। तो आधुनिक खेती में एक नया अध्याय जोड़ा है किसान ड्रोन ने। रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू किया गया था, यानी जो रासायनिक खेती है उससे मुक्त करना है। कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरे मानव रहित टैंक को ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिखा है क्रॉप असेसमेंट एंड डिजिटाइजेशन, यानी डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब हम देखते हैं जो ड्रोन है उसका कमर्शियली और इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो शिपिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्सल डिलीवरी में, मैपिंग में, इंश्योरेंस क्लेम में, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन यानी जो सर्वे किया जाता है उसमें, इवेंट फोटोग्राफी में यानी शादी में, वेदर फोरकास्ट में, मूविंग फिल्मिंग और लैंड सर्वे यानी जो भूमि सर्वे उनमें उपयोग किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में अभी हमने देख ही लिया है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इन पिक्चर के थ्रू और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रही है, शादी में किस तरह से जो ड्रोन है उसके थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, वेदर में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको देख सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में कि किस जीव जंतु की स्थिति क्या है, फिर पार्सल डिलीवरी में, शिपिंग इंडस्ट्री में, हेल्थ में। तो इस तरह से आप इस मैप का और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो अब देखते हैं हम अगली खबर को। प्राकृतिक गैस मूल्य में 50% वृद्धि संभव। तो GS3 एनर्जी और इन्फ्लेशन से जोड़कर देख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए मूल्य तय करने में केंद्र सरकार बरत रही सतर्कता। तो CNG PNG बनाने में होती है इस्तेमाल। घरेलू प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल PNG और CNG बनाने में होता है। इसके अलावा देश के कुछ गैस आधारित बिजली संयंत्रों और उर्वरक प्लांट को भी इनकी आपूर्ति की जाती है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की मूल्य वृद्धि का CNG PNG के मूल्य पर भी असर पड़ेगा। इससे घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ने का असर उत्पादों की ढुलाई व कृषि पर भी होगा। यही वजह है कि सरकार इस बारे में ज्यादा सतर्कता बरत रही है। तो इस समय सरकार का पूरा जोर महंगाई को थामने पर है। ऐसे में घरेलू गैस का मूल्य बढ़ाने से इस कोशिश को झटका लग सकता है। तो मूल्य तय करने वाली पारिक समिति ने रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय मांगा। समिति की रिपोर्ट में देरी को देखते हुए नया मूल्य लागू होने में विलंब की संभावना। प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ने से CNG PNG पर भी पड़ेगा असर। तो $6.1 प्रति लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट है प्राकृतिक गैस का मौजूदा मूल्य। तो इस तरह से हम देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में जिक्र आया, तो हम प्राकृतिक गैस को देखते हैं। तो आप इस पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि जो प्राकृतिक गैस है वो कहाँ पाई जा रही है। तो दिखा हुआ कि जो लैंड सरफेसों के ऊपर ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब हैं। उसके बाद सोइल आ गई यानी मिट्टी वाली लेयर, फिर पानी वाली लेयर, फिर लोम, फिर सैंड स्टोन, फिर उसके बाद नीचे एक और लेयर है, फिर गैस रिच शेल है। तो किस तरह से जो प्लांट्स है या मशीनरी लगाकर किस तरह से इसका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, किस तरह से ड्रिल करके जो पाइप से वो गैसों तक पहुंचाए जा रहे हो, फिर उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये कन्वेंशनल नॉन एसोसिएट गैस, ये शेल गैसेस। एक अन्य मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे की जाती है। यहाँ पे दिखाए हो ऑयल वेल यानी जो तेल के कुएं, या द रिग साइड, या रोड्स या रोड बैरियर्स लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ये मशीनरी लगाई हुई है। तो ये किस तरह से जो सरफेस कासिंग टू प्रोटेक्ट ऑल वाटर एक्विफाइड्स यानी सभी जल परतों की सुरक्षा के लिए सतही आवरण लगाया गया है। कासिंग इन सीमेंटेड इनटू प्लेस यानी आवरण को जगह में पुख्ता किया गया है। फिर जो इंजेक्टेड फ्रैकिंग फ्लूइड टू अनलॉक ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी अनलॉक करने के लिए फ्रैकिंग तरल पदार्थ इंजेक्ट करें जिससे तेल और प्राकृतिक गैस को बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से आप इस पिक्चर के थ्रू देखने का प्रयास करें कि किस तरह से जो ऑयल है और गैस कहाँ पाई जाती हैं, कितनी लेयरों के बाद मिलती हैं, किस तरह से उसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके यूजेस को देखते हैं नेचुरल गैसेस को। यहाँ दिखा हुआ है कि यूएसए नेचुरल गैस कंजप्शन। तो इससे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो नेचुरल गैस है उसका कंजप्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल में, रेसिडेंटल में, कमर्शियल में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिक पावर्स में। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर में इसका इस्तेमाल होता है।
फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फिर रेसिडेंशियल सेक्टर में, फिर उसके बाद कमर्शियल सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। तो अब जैसे भारत में अगर नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर क्या नेचुरल गैस पर ही पड़ेगा, तो इसका असर सभी जगह पड़ेगा। पीएनजी सीएनजी के अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में पड़ेगा, जो रहने के जो स्थान है वहाँ जो इस्तेमाल कीजिए उसमें बढ़ने लग जाएगा, कमर्शियल सेक्टरों में पड़ने लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी जो किराया है वो महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर महंगी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो अन्य चीज़ें यानी जो डोमिनो इफेक्ट की हम बात करते हो तो वो एक चीज़ का दाम बढ़ने से किस तरह से जो अन्य चीज़ें हैं वो प्रभावित होने लग जाती है। तो इसको आप और अच्छे से इमेजिनेशन कीजिए कि किस तरह से जो एक दाम बढ़ने से यानी जो नेचुरल गैस का दाम बढ़ने से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनके दाम बढ़ने से और किन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और ये किन चीज़ों को प्रभावित करेगी और इनका गरीबों पर, जो वंचित समुदाय उस पर किस तरह का असर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से जो लाइफ स्टाइल है उनको प्रभावित कर सकती है। तो इस तरह से आप इस खबर को जोड़कर देखिए और एक दूसरी चीज़ों को लिंक करने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं अगली खबर को। ज़्यादा महंगाई के कारण वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका बढ़ी। तो GS2 GS3 से जोड़ सकते हैं हम वर्ल्ड रिसेशन यानी वैश्विक मंदी क्या होती है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, किन कारण से मंदी आती है। तो ज़्यादा महंगाई और वास्तविक मजदूरी में लगातार गिरावट के कारण वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ी है। वैश्विक आर्थिक मंच ने दुनिया भर के मुख्य अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए एक सर्वे के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। जो विश्व आर्थिक मंच है कि मुख्य अर्थशास्त्री परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कामगारों की वास्तविक मजदूरी दुनिया भर में घटने की आशंका है। दूसरी तरफ रहन सहन की लागत बढ़ रही है, इससे सामाजिक असंतोष बढ़ने का खतरा है। हालांकि अगले साल मुद्रास्फीति दबाव कम होने की उम्मीद है। सर्वे में कहा गया कि अगले 3 साल में दुनिया के बड़े हिस्से में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट में निर्यात प्रतिबंधों के कारण खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं का भी जिक्र किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, साथ ही अन्य किस्म के चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाए हैं। ये वैश्विक कदम वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर जो वैश्विक मंदी का जिक्र किया है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम। तो पहले आप इस पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि ग्लोबल रिसेशन होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड है वो गिरने लग जाती है, जो एसेट्स होते हैं उनके प्राइस कोलेप्स होने लग जाते हैं, जो कंजप्शन है यानी जो उपभोग होता है वो गिरने लग जाता है, एनर्जी एंड कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिरने लग जाती है। तो इस पूरी जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी। अब आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो आर्थिक मंदी है उसके कारण क्या है। तो कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई, महंगा होता कर्ज, कच्चे तेल में उबाल। ग्लोबल रिसेशन कॉसेस को अब एक अन्य पिक्चर के थ्रू और देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें डिजास्टर लाइक वॉर होने जैसी सिचुएशन हो जाती है, जॉब लॉसेस, डिक्रीजिंग परचेसिंग पावर, ड्राइंग डिमांड, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा जीडीपी डिक्लाइन। तो ये जो ग्लोबल रिसेशन कॉज है उसके बताया हुआ कि क्या कारण से जो जीडीपी मतलब वैश्विक मंदी है वो आती है। अब हम एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि जो वैश्विक मंदी है वो किस तरह से उत्पन्न होती है या मंदी किस तरह से आती है। तो किसानों और औद्योगिक कंपनियों ने बहुत अधिक उत्पादन किया, ये पहली स्टेप हुई। फिर हुआ कि मांग की तुलना में पूर्ति अधिक रही, यानी डिमांड से ज़्यादा क्या हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई। कंपनियों के उत्पाद बिकने कम हुए, जिससे कंपनियों का स्टॉक बढ़ गया। अब कंपनियों के उत्पाद नहीं बढ़ने से उनका जो स्टॉक बढ़ गया। बैंकों का फंसा लोन वापस आना बंद हुआ और बैंकों ने लोन देना बंद किया, बैंक दिवालिया हुए। कंपनियों ने उत्पादन बंद कर दिया और बेरोजगारी बढ़ी। अर्थव्यवस्था में कुल मांग में घटी और मंदी आई। तो इस तरह से प्रक्रिया है पूरी चलती रहती है कि किस तरह से एक किसान और औद्योगिक कंपनियों ने अधिक उत्पादन किया, फिर उसका असर क्या पड़ा कि मान लीजिए डिमांड न बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा हो गई, फिर उसका क्या असर पड़ा कि स्टॉक बढ़ गया। अब यहाँ पर कंपनियों ने जो प्रोडक्ट्स है या जो भी उत्पाद बनाने के लिए कर्ज लिया होता तो वो कर्ज अब कैसे लौटाएंगी कंपनियां, क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो उससे कीमत कैसे मिलेगी उसे, तो फिर इनका लोन फंसेगा तो ये दूसरा लोन देना ही बंद कर देगी। इससे क्या होगा कि जो कंपनियों में उत्पादन बंद हो जाएगा। अब उत्पादन बंद होगा तो जो उत्पादन करने में लगे मजदूर थे उनको छुट्टी दे दी जाएगी, यानी बेरोजगारी बढ़ने लग जाएगी और वो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब वो बेरोजगार हुए, अब उनके पास आय का साधन नहीं रहेगा तो वो जो डिमांड है वो कम कर देंगे, जिससे क्या है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के आसार छाने लग जाते हैं और इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। अब हम देखते हैं कि जो आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या होता है।
तो आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास आवश्यकता अनुसार पैसों की कमी हो जाती है, आर्थिक विकास दर में गिरावट, निरंतर गिरावट बनी रहती है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हो जाती है, कर्ज की मांग काफी कम हो जाती है, जरूरी चीजों की बिक्री घट जाती है, आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आता है, शेयर बाजार में गिरावट आती है, उद्योग बंद होने शुरू हो जाते हैं। अब आप एक अन्य पिक्चर के थ्रू और समझने का प्रयास कीजिए कि ग्लोबल रिसेशन के इफेक्ट क्या होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑन होल्ड, डिक्रीज्ड वेजेस, डिक्लाइन कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिट्रोशन इन एसेट प्राइस, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और थाइटेंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यानी जो ऋण की जो है वो सख्त हो जाती है नीतियाँ। तो इस तरह से इसके जो कॉमन इफेक्ट होते हैं ग्लोबल रिसेशन के। अब आप एक अन्य पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज ग्लोबल रिसेशन टू ग्रेजुअली अफेक्टेड। तो यहाँ दिखा हो कि नेशन ए ऑलरेडी स्लिप्ड इनटू रिसेशन, यानी एक कोई देश है वो प्रभावित हो गया है किससे, मंदी से। अब ये सब नेशन क्यों प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है वो काय का है, तो भूमंडलीकरण का है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो एक देश प्रभावित होता है तो उसका असर दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि जो नेशनल ए प्रभावित हुआ मंदी से, तो ग्रेजुअली अफेक्टेड नेशन बी को, फिर नेशन बी सी को अफेक्ट करेगा, सी डी को अफेक्ट करेगा, डी ई को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो एक देश अफेक्ट हुआ था तो वो किस तरह से उसने सारे देशों को अफेक्ट किया। तो इसी तरह इसको बोला है ग्लोबल रिसेशन, यानी वैश्विक मंदी, यानी सारे देश एक दूसरे से प्रभावित हो गए मंदी के थ्रू। अब इसमें दिखाया हुआ है कि इन 5 तरीकों से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं आप मंदी से। तो इसमें दिखाया हुआ कि इमरजेंसी फंड को और ज्यादा मजबूत बनाए, अपने खर्च में कटौती करे, अपने खर्च पर विशेष ध्यान दे, अपने निवेश को जरूरत के मुताबिक बदले, अपने जोखिम उठाने की क्षमताओं पर नजर रखें। तो इस तरह से हमने देख लिया कि वैश्विक मंदी क्या होती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से जनरेट होती है मंदी। अब हम देखते हैं अगले खबर को। अब देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित खबर को। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त जयशंकर, तो ग्लोबल ग्रुपिंग से जोड़ सकते हैं। इन जो जयशंकर जी हैं उन्होंने जो क्वाड का जिक्र किया था, तो देखते हैं कि जो क्वाड क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत जिसमें शामिल है। अब इस खबर में ऐसा कुछ खास नहीं है, मेन जो इसमें जिक्र क्वाड का किया है हम उसको देखते हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी जिसमें 4 देशों का गठबंधन है। क्वाड में शामिल 4 देश कौन है, तो भारत, ये भारत हो गया, फिर अमेरिका, फिर उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये चारों देश हो गए। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था और 2017 के बाद ये फिर से एक्टिव हुआ। क्वाड के गठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना है। क्वाड देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीनी दखल से बचाना है। अब इस पिक्चर में आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये एक ऑनलाइन वर्चुअली मीट हो रही थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, इधर अमेरिका के प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, राष्ट्रपति जो बाइडन, इधर जापान के पीएम, इधर ऑस्ट्रिया के पीएम, या तीनों चारों देश के जो लीडर्स है वो जनता से हाथ हिलाते हुए। इधर दिखाया कि पीएम मोदी, इधर जापान के पीएम, इधर यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन और इधर ऑस्ट्रिया के पीएम। यहाँ पर दिखाया व्हाट इज द क्वाड, तो क्वाड ऑफिशियली द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो औपचारिक गठबंधन नहीं है, यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें 4 समुद्री लोकतंत्र शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम इसके देखते हैं कि जो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी जो प्राथमिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करना आदि। क्वाड को चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इस पिक्चर से आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है देशों की, ये भारत, ये जापान, ये यूएसए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है। अब देखते हैं कि जो क्वाड है वो किस तरह से वर्क करता है। तो क्वाड एक औपचारिक गठबंधन के बजाय एक ढीला समूह है। इसमें निर्णय लेने वाली संस्था या सचिवालय या नाटो या संयुक्त राष्ट्र जैसी औपचारिक संस्था नहीं है। गठबंधन में है शिखर सम्मेलन, बैठकों, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से बनाए रखने और सैन्य अभ्यास के थ्रू जो ये समिट से, यानी जो क्वाड है उसको बनाए रखते हैं। यानी एक तरह से ये औपचारिक गठबंधन नहीं है। इसमें सम्मेलन के थ्रू, मिलिट्री ड्रिल्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू इस समिट को, यानी जो इस क्वाड है इसको बनाए रखा हुआ है।
इसका कोई कठोर ढांचा नहीं है और राष्ट्र विशिष्ट है, खुद को अलग करने के लिए एक तरह से जो क्वाड से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है स्पेसिफिक क्वाड इनिशिएटिव, यानी कोई भी देश इससे एक तरह से बाउंड नहीं है कि वो इसमें शामिल होना ही है और उसको इसके नियम को मानना ही है। वो अपनी जब मर्जी चाहे वो स्वतंत्र हो सकता है। अब क्वाड को लेकर चीन की क्यों अड़चने डाल रहा है, तो चीन की क्वाड से चिढ़ने की वजह क्या है? तो क्वाड को चीन उसके सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है। चीन का मानना है कि क्वाड का मकसद उसके हितों को नुकसान पहुंचाना है। चीन को डर है कि भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से चीन क्वाड को लेकर घबरा रहा है। अमेरिका के करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा से भी चीन टेंशन में है। तब हमने जो क्वाड की बात करें तो अब हम एक मैप के थ्रू समझते हैं कि जो इसकी लोकेशन कहाँ है, क्यों चीन इससे इतना चिंतित है, घबरा रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसमें आप देखने का प्रयास कीजिए ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, और एक किस तरह से ये चतुर्भुज का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और किस तरह से जो ये इंडो पैसिफिक है उसमें जो सारे जो देश हैं उनके हित को मतलब एक तरह से सुरक्षित रखना है। किस तरह से जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसको रोकना है। जो चीन के कर्ज जाल की जो नीति है उनसे जो द्वीपीय देश है, छोटे छोटे देश है, उनको किस तरह से बचाया जा सके। किस तरह से जो क्वाड के देश है आपस में सूचना को आदान प्रदान करेंगे, आपस में मिलिट्री डील्स करेंगे। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए और इस मैप से एनालिसिस कीजिए कि जो ये क्वाड का जो ये बना है चतुर्भुज, इसमें कौन से देश शामिल हो रही हैं, किन से इसकी सीमा लग रही हैं, और इक्वेटर से ऊपर कौन से देश शामिल हो रहे हैं, इक्वेटर से नीचे कौन से देश शामिल हो रहे हैं, पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन, इनके साथ किस देशों की सीमा लग रही है। तो इस तरह से आप इसको और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब देखते हैं हम अगली खबर को। हिजाब के विरुद्ध आंदोलन के बीच ईरान का इराक के कुर्द इलाका पर हमला। तो पहले देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों हुई। तो ईरान में हिजाब न पहनने पर कुर्दिश युवती महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में प्रदर्शनकारियों ने उग्र विरोध से ईरान सरकार दबाव में आ गई है। इस बीच ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को उत्तरी इराक में कुर्दों को निशाना बनाकर फिर ड्रोन हमले किए। इसमें कम से कम 9 की मौत हो गई और 28 लोग घायल हैं। ये हमले ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया माने जा रहे हैं। तब हमने जहाँ ये जिक्र किया है जो कुर्द इलाका, उसको देखते हैं कि वो कहाँ अवस्थित है। तो इस मैप के थ्रू आप देखने का प्रयास कीजिए कि जो कुर्दिश इलाका है, जो इराक वाला क्षेत्र है, तो वो कहाँ पर अवस्थित है। और जो कुर्द क्षेत्र हैं, जो एरिया ऑफ मेजर कुर्दिश सेटलमेंट, तो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये इधर टर्की में फैला हुआ है, इधर सीरिया में फैला हुआ है, इधर इराक में फैला हुआ है, इधर ईरान में फैला हुआ, और ईरान जो इराक में जो क्षेत्र है यहाँ पर ड्रोन हमले कर रहा है। और यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी है वो होकर निकल रही है, वो कहाँ से आ रही है, तो टर्की से आ रही है। टर्की से जो यूफ्रेटस नदी है ये पहले टर्की से आती है, टर्की के बाद सीरिया से होते हुए इराक से होते हुए गल्फ ऑफ पर्शियन यानी जो पर्शिया की खाड़ी उसमें जाकर गिर जाती है। टाइग्रिस नदी दिखाया हुआ है कि ये तुर्की से होते हुए फिर सीरिया से होते हुए इराक से होते हुए पर्शियन गल्फ में गिर जाती है। और यहीं पर इन दोनों नदियों के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित हुई थी। अब ये ईरान इस पर ड्रोन हमले करा है, तो ईरान को देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी सीमा इधर पाकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है, तुर्कमेनिस्तान से लग रही है, इधर कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है, इधर अजरबैजान, आर्मीनिया, टर्की, इधर इराक से इसकी सीमा लग रही है, नीचे पर्शियन गल्फ आ गई है और इधर गल्फ ऑफ ओमान आ गई है। फिर आप इराक को देखने का प्रयास कीजिए, तो इराक की सीमा किससे लग रही है, तो इधर कुवैत से सीमा लग रही है, सऊदी अरब से सीमा लग रही है, जॉर्डन से, सीरिया से, उसके बाद टर्की से, इधर ईरान से हो गई है, इधर आर्मीनिया से इसकी सीमा लग रही है, माफ़ कीजिए आर्मीनिया से इसकी सीमा नहीं लग रही है। तो इस तरह से आपको इसको मैप का एनालिसिस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कुर्दिश क्षेत्र है उसकी सीमा किससे लग रही है, कुर्दिश सेटलमेंट कहाँ है, यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी की किस साइड अवस्थित हैं। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं अगली खबर को। यूक्रेनी क्षेत्रों में हुए जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में। तो यूक्रेन ने किया अस्वीकार, दुनिया में बड़ा तनाव, रूस पर नए प्रतिबंधों की अमेरिका की तैयारी, अमेरिका सुरक्षा परिषद में रखेगा निंदा का संकल्प। तो यूक्रेन की 15% भूमि को रूस में मिलाने को हुए जनमत संग्रह के परिणाम से दुनिया में तनाव बढ़ गया है।
रूसी अधिकारियों के अनुसार 5 दिन चले जनमत संग्रह में लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया को रूस में शामिल करने के प्रस्ताव के पक्ष में 87 से 99.2% तक मत पड़े। जनमत संग्रह का विरोध कर रहे यूक्रेन ने परिणाम की प्रत्याशा की, जबकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में रूसी जनमत संग्रह की निंदा और इसे अस्वीकार किए जाने का संकल्प पेश करेगा। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जिन क्षेत्रों का नाम लिया गया है, जिनमें लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया, तो इनको हम जो यूक्रेन का मैप है उसमें देखने का प्रयास करते हैं। तो ये यूक्रेन का मैप हो गया और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन दिखाई हुई यूक्रेन की। ये निपर नदी आ रही है, इसी के किनारे जपोरिजिया है और जपोरिया परमाणु संयंत्र भी यहीं पर अवस्थित है। तो यहाँ पर दिखाए हुए लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरिजिया और खेरसन और ये क्रीमिया, जिस पर 2014 में रूस ने अपना जो नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया था। यहाँ पर इस कलर में दिखा हुआ है रशियन मिलिट्री कंट्रोल और इस कलर में दिखा हुआ है हेल्ड और रीगेन्ड बाय यूक्रेन। रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया इन 2014, रशिया एडवांसेस। तो ये बताया हुआ इस मैप के थ्रू। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि खेरसन है उसकी सीमा किससे लग रही है, क्रीमिया से लग रही है। ये ओडेसा पोर्ट है खेरसन। ये जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो निपर नदी। निपर नदी कहाँ जाकर गिर रही, तो ब्लैक सी में जाकर गिर रही है। इधर जपोरिजिया किन दो क्षेत्रों के बीच में अवस्थित हो गया, तो डोनेस्क और खेरसन के बीच में। इधर लुहांस्क की किसके साथ सीमा लग रही है, तो इधर रशिया से लग रही है। इधर डोनेस्क से इसकी सीमा लग रही है। तो इस तरह से आप इसको और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अब देखते हैं अगली खबर को। जेनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न की स्थापना हुई। तो 1954 में आज ही बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली सहित 12 राष्ट्रों ने मिलकर भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न की स्थापना की थी। अभी इसके 23 सदस्य देश हैं। 2012 में सर्न ने ब्रह्मांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण को खोजा था। तो अब यहीं से हम जो मैप, हमारा जो मैप एनालिसिस है वो शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं गूगल मैप पर। तो उससे पहले हम देखते हैं, पहले जो यूक्रेन का मैप है उसको देख लेते हैं पहले कि वो कहाँ है। तो ये यूक्रेन का मैप दिखा है, ये ब्लैक सी हो गया है। Разновидность енотовидных собак. Вот его цвет. О, да, это точно было. अब हम जिन क्षेत्रों की बात करें तो लुहांस्क और डोनेत्स्क, तो वो देखने का प्रयास कीजिए। तो वो किस साइड आ गए यूक्रेन के, तो दक्षिणी पूर्व साइड में। ये लुहांस्क, डोनेत्स्क, ये जपोरिजिया और ये खेरसन वाला क्षेत्र। ये जपोरिजिया कौन सी नदी पर अवस्थित आ गया है, तो निपर नदी पर। और ये जपोरिजिया परमाणु संयंत्र यहीं पर अवस्थित है, जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था युद्ध को लेकर। ये जपोरिजिया मैप दिखाए हुए हैं। एक निपर नदी का सीन दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये वाला क्रीमिया वाला क्षेत्र हो गया। अब देखते हैं हम इराक वाला और ईरान में और टर्की में पहले हुए कुर्दिश रीजन को। तो ये वाला क्षेत्र है कुर्दिश वाला, जहाँ पर ईरान ने इराक के जो कुर्दिश इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन हमले किए हैं। ये लेक उर्मिया जो ईरान में अवस्थित है। ये टर्की वाला मैप दिखा हुआ। ये वान झील, जहाँ से जो यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी टर्की से होते हुए, इराक से होते हुए फिर पर्शियन गल्फ में जाकर गिर रही हैं।
इस गूगल अर्थ में आप देखने का प्रयास कीजिए। जो यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी की बात कर रहे थे हम, तो ये रही वो टाइग्रिस, यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी। ये देखने का प्रयास कीजिए आपकी सैटेलाइट व्यू से कैसी दिखती हैं। ये वान झील हो गए टर्की में। जहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे तो दोनों नदियाँ आ रही हैं। ये रही एक और नदी। और इसी के किनारे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो विकसित हुई थी। और ये कुर्दिश वाला क्षेत्र, और ये वान झील को दिखा हुआ है ईरान में। उसके बाद हम स्वर्ण को देखने का प्रयास करते हैं, जहाँ अभी जो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए जो रिसर्च सेंटर स्थापित की गई थी। Producing millions of new particles with those protocols flying and targeting, giving scientists the opportunity to make systematic measurements. Operation of the ESC requires a sequence of actions. Method 360 व्यू देखने का प्रयास कीजिए आप। ये स्वर्ण, जहाँ सैलानी घूमने आए हैं अध्ययन करने के लिए। ये दिखाया हूँ ऊपर से इसका सैटेलाइट व्यू में। ये ग्लोबल साइंस एंड इनोवेशन, और ये सब SCERN आइडिया स्क्वायर। तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये आ गए हम यूरोप की मैप पर। ये नीदरलैंड की बात की थी, नीदरलैंड। ये बेल्जियम, ये लक्समबर्ग, ये जर्मनी, फ्रांस, ये इटली वाला क्षेत्र हो गया। ये स्विट्जरलैंड। अब हम कॉर्ट में जो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे, तो इंडो पैसिफिक को देखते हैं। तो ये इंडियन ओशन हो गया, और ये वाला क्षेत्र पैसिफिक ओशन हो गया। और जो पैसिफिक आइलैंड से जो प्रशांत महासागर के जो द्वीप छोटे छोटे, उनको देखने का प्रयास कीजिए आप। ये पलाव हुए, ये रहा माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया वाले क्षेत्र, मार्शल आइलैंड्स। ये छोटे छोटे देश है जिनको जो चीन की जो कर्ज जाल नीति है उससे बचाना भी इनका उद्देश्य क्वाड का। कौन से देश थे? तो एक भारत था, एक जापान हो गया ये, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया, जो चारों से मिलकर क्वाड का निर्माण किया है। तो इस तरह से हमको देखना है। तो हमारा जो विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।